चलिए वापस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता ये रहा था कि कांजी असल में होती क्या है। तो आप ये इमेजिन करें, मैंने आपके सामने बात करनी है दरख्त की। बजाय इसके कि मैं दरख्त को लिखूं TREE ट्री, मैं दरख्त की एक शेप बना लेता हूं। मैं दरख्त को इस तरह लिख लेता हूं। तो असल में कांजी होती ही यही है कि आप बजाय इसके कि चीज को आप लिखें, चीज की आप एक शेप बना लें। जैसे वो इजिप्शियंस ना, काफी पहले आपने देखा होगा पिरामिड्स वगैरह में उन्हें हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। वो होते क्या थे, वो बजाय इसके कि चीजों के नाम वो लिखें, वो शेप्स के थ्रू अपनी चीजों को लिखते थे। शेप्स उन्होंने बनाई होती थी, कभी इंसान की शक्ल है, कभी कोई पौधा है, कभी कोई कॉफिन है, कभी क्या चीज बनाई होती थी, इस तरह वो अपनी चीजों को लिखते थे। तो कांजी असल में होती यही है कि चीज का नाम लिखने के बजाय आप चीज की शेप बना दें। दरख्त को आप बना दें, आपने इंसान की बात करनी है इंसान की शेप बना लें। आपने आग की बात करनी है आग की शेप बना लें। आपने दरिया की बात करनी है दरिया की शेप आप बना लें। आपने रेस्ट करने की बात करनी है, रेस्ट करने को लिखने के बजाय आप एक इंसान बनाएं, इंसान एक दरख्त के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये आप बना दें। तो ये जो है जापानीज में कांजी को जो है कहा जाता है कि आपकी जो रियल लाइफ की शेप्स होती हैं, शेप्स के थ्रू वो अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं। तो अब जरा मैं आपको शो करता हूं कि मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि कांजी आपकी लैंग्वेज को आसान बना देती है और आपको इंटरेस्टिंग जो है लैंग्वेज को आपको आपके लिए बना देती है। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे, ये एक इंसान की कांजी है। किस तरह इंसान की कांजी है, बजाय इसके कि मैं लिखूं ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान की एक शेप बना लेता हूं। ये इंसान का सर है, ये इंसान की बॉडी है, और ये टांगे काफी वाइडली खोल के ये खड़ा हुआ है। तो ये एक इंसान की कहानी है। जब भी आप इसे देखेंगे आपके जहन में आ जाएगा ये एक इंसान की बात हो रही है यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल इससे भी बेहतर है। नेक्स्ट में उन्होंने आग की एग्जांपल दी हुई है। आग में यहां पर क्या हो रहा है, जब आप लकड़ियों के ऊपर जब आप आग जलाते हैं ना, आपने हो सकता है रियल लाइफ में कभी अगर आपका ऐसा मौका आया हो, आपने देखा हो कि जब लकड़ियों के ऊपर आग जलाई जाती है तो उसकी जो बेस है वो काफी वाइड होती है, और जैसे जैसे आग ऊपर जाती रहती है आग पतली होती रहती है, और हो सकता है उसके जो है साइड्स पे थोड़े से स्पार्क्स निकल रहे हो, चिंगारियां या शोले वगैरह निकल रहे हो। तो ये आपकी रियल लाइफ की फायर को ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब भी आप इसे आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा यहां पर आग की बात हो रही है। और जो थर्ड एग्जांपल है वो उससे भी बेहतर है। यहां पर उन्होंने दरख्त की एग्जांपल दी हुई है। दरख्त के अंदर क्या है, बड़ा सा उन्होंने यहाँ पे दरख्त का तना बनाया हुआ है। जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उसकी शाखें हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, और ये कर्व लाइन ये इसके पत्ते आ रहे हैं नीचे। तो जब भी आप इसे देखेंगे आपके जहन में आ जाएगा कि यहाँ पर दरख्त की बात हो रही है। और मैं जरा आपको थोड़ा सा और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पर तो एक दरख्त बना हुआ है। अगर एक दरख्त के बजाय यहाँ पर मैं आपके सामने बना लेता हूँ तीन दरख्त में बना लेता हूँ। आप में से कोई गेस कर सकता है ज्यादा दरख्त किस जगह पे होते हैं, किस जगह पे ज्यादा दरख्त होते हैं? फॉरेस्ट। जंगल में होते हैं या फॉरेस्ट में होते हैं, और बिल्कुल सही, ये आपकी जंगल की ही कांजी है। देखिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखें बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ये मैं कहूंगा लॉजिकल सी बात है कि एक दरख्त था, तीन दरख्त हो गए। ज्यादा दरख्त कहाँ पे होते हैं, जंगल में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं। तो ये यहाँ पर आपका फॉरेस्ट ही मुराद है इस सिंबल से। तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगती है। मैं भी इसे हमेशा हर डेमो क्लास के अंदर शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। आपके सामने एक दफ़ा मैं बनाता हूँ, ये है एक वुमन की कांजी। औरत को हम जापानीज में बोलते हैं ओन्ना, ये ओन्ना। ओन्ना की कांजी है। तो अगर मैं एक औरत के बजाय अगर मैं यहाँ पर तीन औरतों की कांजी बना लेता हूँ, तो आप में से कोई गेस कर सकता है कि जैसे पहले तीन दरख्त थे, तीन दरख्तों से मुराद था जंगल, अगर तीन औरतें हो गई हैं तो इससे क्या मुराद होगा? कोई भी आप में से गेस करना थाजुको। चाहे। फैमिली ग्रो। थाजुको। कोई और अगर गेस ग्रो। करना चाहे। कोई भी, बेशक आप चैट में लिख लें या फिर अपना माइक ऑन करके बता दें। तीन औरतों से क्या मुराद हो सकता है? कोई गैदरिंग या पार्टी। गैदरिंग या पार्टी। चलिए ओनली फॉर लेडीज। मैं आपको जो इसका मीनिंग है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जिसने ये कांजी बनाई थी ना उसने सोचा होगा कि ये जो तीन औरतें हैं ना वो उन्हें इकट्ठा कर दें, तो इसका क्या मीनिंग बनता है, इसका मीनिंग बनता है नॉइजी, यानी शोर शराबे को जो है जापानीज में उसके लिए ये वाली कांजी इस्तेमाल की जाती है। कि ये जिसने भी ये कांजी बनाई उड़ीसाई इसने कांजी सोचा है होगा। ये। यस, दोबारा बोलें। उड़ीसाई। उरुसाई स्पेसिफिकली उसकी कांजी नहीं है, उरुसाई की आपकी डिफरेंट होती है। ये जो है इसकी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी दो बेसिकली इसकी रीडिंग्स होती रीडिंग हैं। क्या है? इसकी आई बिलीव इसकी होती है दान, मैंने सुनी सुनी थी इसकी दान थी या कान थी आई बिलीव। ओके। जो उरुसाई होती है ना, उरुसाई की आपकी डिफरेंट कांजी होती है।
उड़ुसाई यस यस, उरुसाई उड़ुसाई की भी ना नॉइजी आपकी, होता है ना? यस यस, उरुसाई नॉइजी को उड़- ही कहते हैं, लेकिन वो आपकी डिफरेंट होती है। लेकिन मीनिंग्स इन दोनों का तकरीबन सेम ही होता है। तो अब जो है होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि जो कांजी है आपकी, वो इंशाल्लाह जिस तरीके से हम करेंगे उसको रेडिकल्स के थ्रू समझ के करेंगे, इंडिविजुअल जो उसका मीनिंग है, तो इंशाल्लाह आपको ऐसा आगे जाके फील होगा कि कांजी आपकी जिक्सॉ पजल के टाइप की बन गई है, कि इंडिविजुअल चीज़ों को आप प्लग इन कर रहे हैं तो उससे उसका क्या मीनिंग बन रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, जिस तरह खुद मुझे काफ़ी एंजॉय मैंने किया था जब मैं कांजी को सीख रहा था, तो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, चूंकि जो आपकी लैंग्वेज है ना वो यूजुअली कांजी के अंदर ही लिखी जाती है। काफ़ी दफ़ा आप देखेंगे कि तकरीबन 50% से ज़्यादा आपकी कांजी लिखी जा रही होती है, हीरागाना और काताकाना आपकी कंपैरेटिवली कांजी से कम ही इस्तेमाल होती है, लेकिन सारी इस्तेमाल होती है, इसके लिए सारी ही हमें करनी पड़ेंगी। अब जो है फ्री आपको इसका आइडिया हो गया होगा किस तरह जो है ये कांजी वगैरह को हमने करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी कोर्स बुक्स हैं वो कौन सी होने वाली हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको मैं बताता हूँ मीना नो निहोंगो। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने नाम सुना हो मीना नो निहोंगो का। अगर आपने किसी दूसरे, अगर आपने इंस्टीट्यूट्स पे आपने कांटेक्ट किया हो या खुद आप देख रहे हो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स किस बुक से पढ़ाते हैं, तो मीना नो निहोंगो का जो नाम है ना वो काफी दफा आपको नजर आया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मीना नो निहोंगो होती क्या है, और वो इस कोर्स में हम कभी भी उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजह यह है कि मीना नो निहोंगो आपकी पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक A to Z वो कंप्लीटली जापानीज में है। अब जापानीज के जो लेटर्स होते हैं ना, कभी कभार आप देखेंगे उसके कुछ कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो देखने में काफी सिमिलर होते हैं, जैसे अगर ये वाला लेटर हो गया, ये लेटर हो गया, या ये लेटर हो गया, वो कुछ ना देखने में काफी सिमिलर होते हैं। तो अगर कोई आपको कहे कि आपके हाथ में दो शीट्स वो पकड़ा दे कागज की, उसके ऊपर 152 लेटर्स लिखे हुए हो कि पहले आपने इन लेटर्स का रट्टा लगाना है, उसके बाद जाके आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी, तो आपको खुद काफी अच्छा इसका आइडिया होगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बुरा लर्निंग एक्सपीरियंस पे उसका इफेक्ट होगा। मैं खुद चूंकि इस स्टेज से गुजर चुका हूं, मैंने खुद भी ये एक दफ़ा पढ़ा था, और मतलब जो है काफ़ी मेरी सेल्फ स्टडी भी थी, और एक दफ़ा मैंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था। इंस्टीट्यूट के अंदर यही उन्होंने किया था, मीना निहोंगो का जो उसकी जो बुक है वो उन्होंने मुझे पकड़ा दी थी, और साथ में कहा था कि ये जो पेजेस हैं, ये दो शीट्स हैं, इनकी जो हिरागाना काताकाना है पहले आपने रटा लगाना है इसका, उसके बाद जाके हमारी लर्निंग स्टार्ट होगी। हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना स्टार्ट लेंगे रोमा जी से, जैसे आज ऊपर हमने किया था ना रोमा जी से स्टार्ट। पहले हम रोमा जी से करेंगे ताकि आपको पहले जापानीज की बेसिक समझ तो आए, आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आए। हीरा गाना हम कैसे करेंगे, वो हम 5-5 हीरा गाना डेली करते रहेंगे, और 5-5 हीरा गाना से आप देखेंगे कितनी फास्ट पेस पे ये हमारी कंप्लीट हो जाती है, और काफी एफिशिएंट भी रहेगा। ऐसा भी नहीं फील होगा आपको कि बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है, ऐसा भी नहीं फील होगा कि बहुत स्लो आपकी स्पीड जा रही है। तो ये आपकी सारी बुक्स हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से इन्हें खरीदना है या आपने पैसे लगाकर इन्हें प्रिंट करवाना है। ये सारी बुक्स एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, ये सारी आपके साथ इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होंगी। ये कोर्स का हिस्सा है। ये जो सारी बुक्स है तकरीबन हमारी ये 4-5 बुक्स होने वाली हैं, इसके अलावा एक कांची की भी बुक होगी। तो ये सारी एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, ये सारी आपके साथ शेयर होंगी। आपने इन्हें किस लिए अपने पास रखना है, PDF फॉर्म में अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे सेव कर लें, जिस भी डिवाइस में हैं आप, ताकि आपको जो होमवर्क एक्टिविटीज असाइन हो वो आप इन बुक्स से देख सकें। आप इन बुक से देख सकें और उन्हें सॉल्व कर लें। अपना जो भी आपके पास रजिस्टर पड़ा हुआ है, कोई नोटबुक पड़ी हुई है, कोई कॉपी पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप उन्हें लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो बुक्स हैं थोड़ा सा मैं आपको उनका बताता हूँ। ये जापानीज फ्रॉम जीरो बुक 1 है, इससे हम अपनी कंप्लीट हिरागाना करेंगे, जो बेसिक ग्रामर और वो क्या है वो हम करेंगे। फिर उसके आगे जापानीज फ्रॉम जीरो बुक 2 है, उससे हम और एक्सटेंसिव ग्रामर करेंगे, हम काताकाना इससे पढ़ेंगे। और इसके आगे कांजी के लिए एक मुख्तलिफ बुक है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारी वोकैबलरी की बुक होने वाली है। तो इन सारी बुक्स को इंशाल्लाह इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे कितना फास्ट पेस से ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। थोड़ा सा कोर्स की भी आउटलाइन मैं आपको दे दूं। अभी तक होपफुली आपको आइडिया तो हो गया होगा किस किस तरह हमने हर चीज़ को कवर करना है। हमने हीरा काना खाता काना को किस तरह लेकर चलना है, हमने कांची को किस तरह लेकर चलना है, हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन किस तरह करनी है। होपफुली आप सबको इसका आइडिया हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं कि ये कोर्स किन किन के लिए है। सबसे पहले जो लोग जापानीज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप देखेंगे जो उनकी यूनिवर्सिटीज जो कोर्सेज होते हैं ना, वो तकरीबन 95% से ज़्यादा वो जापानीज में ही पढ़वाए जाते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कम से कम आपको N5 लेवल की जापानीज आनी चाहिए उनकी यूनिवर्सिटीज के लैंग्वेज स्कूल्स में एनरोल करने के लिए, क्योंकि वो जापानीज में पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली समझने के लिए जापानीज तो आपको आनी चाहिए। इसीलिए वहां पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट मिनिमम यही होती है कि आपको एटलीस्ट N5 लेवल की जापानीज आनी चाहिए। नेक्स्ट है जो लोग जो है वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर बिजनेस के लिए वहां पर जाना चाह रहे हैं। जो वर्क वीजा है ना, स्पेसिफिकली जो लोग जॉब्स वहां पे करना चाह रहे हैं, उनका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उनकी यूजली रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको एटलीस्ट N5 या N4, मैं कहूंगा और बेहतर ऑप्शन है कि अगर आपके पास N4 लेवल की जापानीज है तो मैं कहूंगा मोस्ट जॉब्स के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं।
तो इनकी जॉब्स का एक बहुत बड़ा फायदा भी यही है, वो आगे जाकर मैं डिस्कस भी करूंगा। ये वीजा सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपके साथ, जितनी भी जॉब शेयर होंगी ना इस कोर्स का पार्ट है कि जॉब लिस्टिंग्स जो है आप सारों के साथ इंशाल्लाह ये कोर्स के अंदर शेयर होंगी। तो ये सारे इनकी जो एप्लीकेशन है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और ये वीजा सपोर्ट तक प्रोवाइड करती है। वीजा सपोर्ट का मतलब ये है कि आपका सारा कंपनी खर्चा उठाती है, जो हायरिंग कंपनी है ना वो आपका खर्चा उठाती है, जो आपका इमिग्रेशन का खर्चा है वहां जाने का कंप्लीट वो आपका खर्चा उठाती है। आपका बस वही खर्चा आएगा जो आपने वहां पर जापान एम्बेसी में जाके वीजा के लिए अप्लाई करना है, वो कितना होता है तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये होता है। जो लोग बिजनेस के लिए वहां पे जाना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट यही है कि जापानीज लैंग्वेज आपको कम से कम इतनी आनी चाहिए कि आप वहां पे कन्वर्सेशन आराम से उनसे कर सकें। और जो लोग किसी भी पर्पस के लिए JLPT या JLCT N5 N4 या N3 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये वन ऑफ द फास्टेस्ट जापानीज लैंग्वेज कोर्सेज हैं कि 4 मंथ्स के अंदर हम अपना N4 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2.5 मंथ्स में N5 हम कवर कर लेते हैं, फिर उसके आगे 4 मंथ्स में, यानी तकरीबन 1.5 मंथ्स और अगर आप लगाते हैं तो N4 भी हम कवर कर लेते हैं, और उसके आगे 2 मंथ्स और में हम N3 भी कवर कर लेते हैं। यानी जो आपको रिक्वायर्ड है स्टडी वीजा के लिए, जो आपको रिक्वायर्ड है वर्क वीजा के लिए, बिजनेस के लिए, ये सारे इंशाल्लाह हम अपने कोर्स के अंदर कवर करने लगे हैं। साथ में जो लोग जापान में सेटल करना चाह रहे हैं, बिलीव मी, कुछ जो है हमेशा हर बैच के अंदर ऐसा होता है कि तकरीबन 30 to 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जापान से डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि वहां पर चूंकि लैंग्वेज बैरियर काफी ज्यादा है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वहां पर सेटल करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें सर्वाइवल में काफी इश्यूज हैं। तो इसीलिए आप हमें लैंग्वेज का बताएं कि आप कोर्सेज की अपनी डिटेल्स बताएं, क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं, हमने भी एनरोल करना है। हर बैच में तकरीबन 30 to 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जापान से ही डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे होते हैं। और फाइनली, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप जापानीज पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह दिस विल बी द फास्टेस्ट वे टू लर्न जापानीज। इसके आगे थोड़ा सा ही मैं कवर कर लेता हूँ कि क्या क्या हमने अपने ये जो 4 मंथ्स का कोर्स होने वाला है इसके अंदर कवर करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या आप जो है सीखने लगे हैं जापानीज का। इसके जितने भी लेटर्स हैं, हीराकाना के काताकाना के 152 टोटल मिला के होते हैं, ये सारे हम अपने कवर करेंगे। और आपने ये नंबर देके आपने डर नहीं जाना कि इतने सारे लेटर्स हमें याद करने पड़ेंगे। ये ऐसी चीज है कि हम डेली 5-5 करेंगे। देखें, 5-5 लेटर्स डेली करना बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आपको जो है टाइम मिलेगा उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप देखेंगे अभी तक ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है सॉरी, मैं आपको जिसे इंटरफेयर कर रही हूँ। या खाना खाता खाना एंड चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी होता है ना, उसके लिए भी तो वो करना चाहिए ना। आपने जो अभी जो शो किया, सिर्फ आपने हीरा खाना खाता खाना शो किया, आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 जैसे गागी या आपने शो नहीं किया ना, उसको भी शो कर दे तो प्लीज सबके लिए आइडिया हो जाएगा ना। मैं आपकी बात को समझा नहीं हूँ। गा गी गूगे को वो हमारी हीरागाना और काताकाना के अंदर ही आती है। आपका जो क्वेश्चन है ना, आपका जो है, आप अगर इसके बाद अगर आप दोबारा पूछ लेना तो दैट बी बेनिफिशियल। मुझे अपनी बात को काइंडली कंटिन्यू करने दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है ना बीच में तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जो सूटेबल टाइम होता है वहां पर मैं इंशाल्लाह आपको टाइम दे दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मैं आपको बता ये रहा था कि इस नंबर से आपने डर नहीं जाना कि हीरागाना काताकाना बहुत ज्यादा है जो आपको याद करने में इशू होगा। मैंने आपको यही बताया। इंशाल्लाह 5-5 हीरागाना स्टार्ट से हम करेंगे। सबसे पहले आ ई उ ए, फिर उससे आगे का की गूगे को, देन गा घी गूगे को, एंड सो ऑन। इसके आगे फिर हम खाता खाना करेंगे। फिर उसके आगे हम अपनी जो 250 कांची है, ये N4 का सिलेबस होता है, ये सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे 260 ग्रामर। ग्रामर में के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपका पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके आगे 2200 वोकैबलरी, यानी जो आपके जखीरा अल्फाज होते हैं ना, ये हम 2200 कर लेंगे। जो रियल लाइफ, जो आपकी एवरीडे लाइफ होती है, वो उसके लिए इंशाल्लाह काफी साबित होंगे कि आपने अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन करी है। इंशाल्लाह दैट विल बी मोर देन एनफ कि आपको 2200 वोकैबलरी आती है। उसके आगे मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि इसके अंदर हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ रीडिंग राइटिंग करके छोड़ दिया। इसके अंदर हम रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन, ये सारी स्किल्स हमने अपनी कवर करनी है। आपको इंशाल्लाह बातचीत करनी भी आपको आनी चाहिए जापानीज में। तो इंशाल्लाह ये हमारा 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर लैंग्वेज स्कूल्स के लिए फिर जॉब्स के लिए, उनका एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई में आपकी N5 या N4 लेवल की जापानीज है। तो इंशाल्लाह उसकी भी कंप्लीट जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है इंशाल्लाह कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। फिर उसके आगे N5 N4 N3 इनके सिलेबस, साथ में JFT बेसिक का सिलेबस, ये सारे भी इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था ये इस कोर्स का हिस्सा है कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम लैंग्वेज हम कवर करवा रहे हैं। इसके अंदर ये कोर्स का हिस्सा है कि आप जो है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, साथ में स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, ये सारे इंशाल्लाह कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। चलें अब जो है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करूं, आप एक क्वेश्चन पूछ रही थी कांजी से रिलेटेड, तो प्लीज लेट मी नो। उसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो वर्क वीजा की एग्जांपल्स मैंने कंपाइल की हुई हैं।
चलें, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो जापानीज कंपनीज होती है ना, उन्होंने काफी रेपुटेबल वेबसाइट्स पे अपनी जॉब लिस्टिंग्स उन्होंने डाली होती हैं, ताकि जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं वो वहां पे अप्लाई कर सकें। उनकी एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे जापान डेव है, वर्क इन जापान है, योलो जापान है, गाइजन पॉट है। तो ये काफी रेपुटेबल वेबसाइट्स हैं जहां पर जापानीज कंपनीज ने अपनी जॉब लिस्टिंग्स डाली हुई होती हैं। तो बेसिकली आपको, अगर आप खुद सर्च करें ना, अभी गूगल पे आप सिंपल सा एक सर्च करें, जापान में एक काफी सिवियर किस्म की वहां पर लेबर शॉर्टेज है। वहां पर जो है बूढ़ों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। वहां पे यूथ की काफी कमी है। तो यही वजह है कि वहां पर जो है लेबर शॉर्टेज है, तो इसीलिए वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो काफी आसानी से जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होते हैं वो उन्हें जॉब्स ऑफर कर देते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको यहीं पर ही शो करूंगा कि कितनी लीनियंट होती हैं। पहली जॉब एग्जांपल मैंने कंपाइल की हुई है। ये एक होटल रिसेप्शन स्टाफ की जॉब है, काफी बेसिक सी जॉब है, फ्रंट डेस्क की है, कोई जो है एक्सपीरियंस इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। और वीजा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करे। वीजा सपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारा कंपनी आपका खर्चा उठाती है, जो यहां से जापान जाने का है। कोई आपको अपने पास से कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते। अगर आप जॉब लैंड कर जाते हैं, आप उनके इंटरव्यू आप अपना क्लियर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग आपकी हो जाती है, तो वो कंपनी आपका पूरा खर्चा उठाती है। और सैलरीज की क्या है, 7 मिलियन पीकेआर से लेके 9 मिलियन पीकेआर पर ईयर। और खुद आपको इसका बेहतरीन आइडिया होगा, जो यहाँ पे पीएचडी भी कर लेते हैं ना, उनकी भी इतनी स्टार्टिंग सैलरी नहीं होती यूजुअली। और लोकेशन क्या है, टोक्यो में है, जापान के कैपिटल में। और वीजा सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जापानीज कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, बातचीत आपको करनी आनी चाहिए जापानीज में, जो कि कोरिस्पॉन्ड करता है आपके N5 टू N4 लेवल पे। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये जो है यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इनका तकरीबन 100% इनका जो है सक्सेसफुल इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो भी ये हायरिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया है ऊपर, गाइजन पॉड, योलो जापान, वर्क इन जापान, जापान डेव, कि जो भी जो है इनकी कन्वर्सेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, N5 N4 की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, वो उनको तकरीबन उनका 100% ही मैं कहूंगा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कैंडिडेट्स को जॉब लैंड करने में। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ये जो है, ये चूंकि ये जॉब सारी ये पब्लिकली लिस्टेड होती हैं, इसका गूगल पे खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। जो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं मुझे आगे मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं खुद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये एक टाइल प्रोडक्शन स्टाफ की जॉब है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ की ये है कि कोई जो है एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, कि आपको N5 लेवल की आपकी जापानीज क्लियर होनी चाहिए। और वो वीज़ा सपोर्ट तक वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सैलरी इसकी कितनी है, 4 लाख से 5,30,000 रुपीज़ पीकेआर पर मंथ। आगे हम मूव ऑन करते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब है। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, जो भी मैं कहूँगा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया। तो उनके लिए जो है भी काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है जॉब्स हैं इन वेबसाइट्स पे। और सैलरी क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, 7 मिलियन पीकेआर से लेके 11 मिलियन पीकेआर पर ईयर। और रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको इंग्लिश और जापानीज कन्वर्सेशनल आनी चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं। ये एक ग्रेड स्कूल पीटी पीटी टीचर की जॉब है, काफ़ी सिंपल सी जॉब है। और सैलरी कितनी है इसकी, 7 मिलियन पी के आर 7 लाख पीकेआर पर मंथ, सॉरी। और रिक्वायरमेंट क्या है, JLPD N5 आपका होना चाहिए। ये एक एग्जाम होता है, एग्जाम का भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और वीज़ा स्पॉन्सरशिप तक वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जॉब्स का हो गया। एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस बेसिकली ये होता है, इसकी जो लिंक्स मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। तो आपने क्या करना है, इंशाल्लाह मैं इसके अंदर खुद आपको हेल्प करूंगा। एक आपका एक जापानी स्टाइल डॉक्यूमेंट होता है, उसे रेज्यूमे, उसे जो है रिडेक्शो बोला जाता है, जापानी स्टाइल रेज्यूमे होता है, उसे रिडेक्शो बोलते हैं। तो वो आपने अपना प्रिपेयर करना है। उसके अंदर वही जो आपका है, जैसे इंग्लिश में CV होता है ना, वैसा ही वो आपने प्रिपेयर करना है। उसके अंदर आपने अपना जो है नाम ऐड करना है, आपने अपना जो प्रीवियस जो आपकी एजुकेशन है वो आपने ऐड करनी है, जापानीज का अपना अपना लेवल ऐड करना है, साथ में जो आपने अपनी पिक्चर है वो आपने अपनी ऐड करनी है, साथ में और जो अपनी आपकी डिटेल्स हैं। तो ये जो है आपने अपना प्रिपेयर करके, साथ में एक कवर लेटर होता है, वो आपने इन कंपनीज को मेल करना होता है। ऑनलाइन ही जो है सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, और वहाँ पर ही आपने डायरेक्टली कंपनी को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर तो एक अप्लाई का बटन भी वहाँ पर ही पिक्चर के अंदर था। तो नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के बाद जब वो जो है कंपनी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लेती है, वो आपका सक्सेसफुल हो जाती है स्क्रीनिंग, उसके बाद वो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है। इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन ही होता है, यूजुअली जूम पे ही कंडक्ट होता है। इंटरव्यू जूम पे होता है या टीम्स पे होता है या मीट पे होता है। तो वो जो है उसके अंदर चेक करते हैं आपकी जापानीज लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कितनी है, जापानीज लैंग्वेज कन्वर्सेशनल आपको आती है, बातचीत आपको आती है। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको वो COE जो उसका लेटर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, वो आपको इशू कर देती है। और उसके बाद आप जापान एम्बेसी में जाके वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। थोड़ी सी जापानीज यूनिवर्सिटीज की भी एग्जांपल्स मैंने कंपाइल की हुई हैं, जहां पर आप एज लो एज N5 से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो इसका पहला लेवल होता है जापानीज का, उससे ही आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है,
मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ऑफर करती हैं कि आप एज लो एज N5 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो आपको लैंग्वेज स्कूल्स में आपको जो है प्रोग्राम्स आपको ऑफर करती हैं, उसके आगे जो आपकी जो भी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स की स्टडीज़ हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी थोड़ी सी स्कॉलरशिप्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो इसकी मेन चार स्कॉलरशिप्स है ना, पहली है मैक्स्ट। मैक्स जापानीज गवर्नमेंट खुद ऑफर करती है। और उसके अंदर वो आपको एक तो आपकी जो कंप्लीट जो आपकी ये पढ़ाई है ना वहाँ पे वो आपकी फ्री होती है। आपका जो रहना होता है वहाँ पे वो आपका फ्री होता है। वो आपको मंथली स्टिपेंड भी आपको वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 लाख येन का वो आपको ऑफर करते हैं। 1.5 लाख येन तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट स्कॉलरशिप्स हैं। ये अगर किसी को मिल जाती है ना तो वहाँ पर उनकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हो जाती है। उसके आगे है एक हॉन्जो की स्कॉलरशिप है। हॉन्जो आपको तकरीबन 1.5 लाख येन है। 1.5 लाख येन वो आपको मंथली ऑफर करते हैं। 1.5 लाख येन का मतलब है तकरीबन 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। तो ये भी अगर आपको मिल जाती है, आप अपनी कंप्लीट जो आपकी यूनिवर्सिटी या लैंग्वेज स्कूल का खर्चा है वो आप अपने तौर पे निकाल सकते हैं। फिर उसके आगे जैसो है एक, और फिर उसके आगे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। कंप्लीट उसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह मैं खुद उनके साथ शेयर कर दूंगा। आगे मूव ऑन करते हैं। थोड़े से पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हमारा कोर्स है उसके बारे में। और सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि जो बाकी इंस्टीट्यूट्स है ना, थोड़ा सा जो है कोर्स के से रिलेटेड जो की पॉइंट्स है ना थोड़ा सा उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके जो है हमने थोड़ा सा वर्क वीज़ा की एग्जांपल्स को देख लिया है, स्टडी वीज़ा की एग्जांपल्स को देख लिया है। उससे पहले हमने लैंग्वेज की जो है बेसिक्स को देखा था, उसकी प्रोनाउंसिएशन को। तो अब जो है बाकी इंस्टीट्यूट्स का थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ कि पाकिस्तान में जो बाकी इंस्टीट्यूट है ना वो कितना चार्ज कर रहे हैं जापानीज लैंग्वेज का। एक है ये, वो चार्ज कर रहे हैं 2,73,000 रुपीज से लेके 2,88,000 रुपीज तक। और ये मैंने कोई अपने पास से नंबर्स नहीं बनाए, ये सारे जो है उन्होंने सोर्सेज भी नीचे दी हुई हैं और ये सारी गूगल आपको बता रहा है। फिर एक है वो 45,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं कितने 3 मंथ्स के कोर्स के। फिर कुछ है वो चार्ज करे 35,000 6 मंथ्स के कोर्स के। कुछ 60,000 चार्ज करे हैं N4 के। कुछ 50,000 चार्ज करें, कुछ 50,000 प्लस चार्ज करें, कुछ 45 से लेके 55,000 तक चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने खुद थोड़ा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा फनी भी लगे। मैंने खुद बीच में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मेरे से 3 महीने के पहले 80,000 चार्ज किए थे, और उसके आगे 2 मंथ्स का और मेरा रह गया था, उसके उन्होंने 75,000 रुपीज़ चार्ज किए थे। तो तकरीबन आपके मिला के कोई 1.5 लाख रुपए से ऊपर ही हो जाते हैं। और उन्होंने मुझे N5 का कोर्स करवाया था। मैं जब अपना N5 का एग्ज़ाम देने गया था ना, बिलीव मी, जो उसकी वेन्यू थी वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे टीचर भी आए हुए हैं N5 का ही एग्ज़ाम देने। और बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। जब उसका 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आया ना तो मैंने देखा मैं तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, और बिलीव मी मेरे टीचर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। यानी पाकिस्तान में आपको जो वो पढ़ा रहे हैं जिनका N5 तक क्लियर नहीं होता। और थोड़ा सा आपको अपना जो है मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या चार्ज करें। हमारा ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर हम सारी जो बुक्स हैं, कोर्स मटेरियल्स हैं, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, जो भी JLPT एग्जाम है, JLCT है, JFT बेसिक है, उसके मॉक मॉक एग्जाम्स, साथ में जॉब, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, और हमारा जितने भी प्रीवियस 14 बैचेस हैं उनके अंदर 100% सक्सेस रेट है ओवर JLPT N5 N4। ये इसके अंदर एक भी हमारा ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर ना हुआ हो। और हमारी फीस कितनी हम चार्ज करते हैं 16,000 रुपीज। उसका फ्रैक्शन भी नहीं है जो है ऊपर आपसे बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं और थोड़े से की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो कोर्स है ये अपने पास से मैं कोई नहीं बोल रहा, हमारा फेसबुक का पब्लिक पेज है। उसके ऊपर प्रीवियस जो 14 बैचेस के स्टूडेंट्स हैं हमारे 100% पॉजिटिव रिव्यूज हैं। एक भी ऐसा हमारा नेगेटिव रिव्यू नहीं है जो हमारी पब्लिक फेसबुक के पेज पे हो। नेक्स्ट है ये, आपको आइडिया हो ही गया होगा, वन ऑफ दी मोस्ट अफोर्डेबल जापानीज लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। और क्विकेस्ट तो है ही ये, क्योंकि जहां पर बाकी इंस्टीट्यूट्स आपसे तकरीबन 4 4 5 5 माह में करवा रहे होते हैं, वो N5 हम 2.5 मंथ्स में कवर कर लेते हैं, और N4 हम 4 मंथ्स में कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके जो टीचर्स हैं, मैं हूँ टीचर हैं। तो हम दोनों ने बेसिकली इंटरनेशनल जापानीज स्पीच कंपटीशन विनर्स हैं। मैं पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी फोर्थ पोजीशन थी। और अपना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरा 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपोजर है जापानीज लैंग्वेज का। N2 लेवल प्रोफिशिएंसी है मेरी, काफ़ी एडवांस लेवल होता है इसके अंदर। तकरीबन 1,200 कांची होती है, तो तकरीबन 7,000 से ऊपर इसके अंदर जो है वोकैबलरी याद करनी होती है। और मेरी 4 यूनिवर्सिटीज़ में 100% स्कॉलरशिप्स हैं। इसके आगे जितने भी हमारे अभी तक स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस बैचेस में, 14 बैचेस हमारे हो गए हैं, और एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका पहली अटेम्प्ट में N5 N4 एग्जाम JLPT या JLCT का क्लियर ना हुआ हो। और कोई रट्टा हम नहीं लगवाते, आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा किस तरह हम कांची को करते हैं। जहाँ पर बाकी जो है आपको वो कांची का एक शीट पकड़ा देते हैं, उससे आपने याद करनी होती है। हम इंशाल्लाह कांची को एज कॉन्सेप्चुअल बना के करते हैं ताकि ये चीज़ आपको याद रहे हमेशा के लिए, आप उसे भूलें ना। साथ में जो भी इसकी यूनिवर्सिटी है, लैंग्वेज स्कूल या जॉब एप्लीकेशन है, ये सारी इंशाल्लाह कोर्स के अंदर ये कवर की जाती है। और साथ में जो भी इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स। अब इसके आगे थोड़े से जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है वो मैंने कंपाइल किए हैं। बेसिकली हमारा फेसबुक का पब्लिक पेज है,
लर्न जापानीज विद मूसा, वहाँ पर जो भी प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं। वैसे कुछ ही स्टूडेंट्स रिव्यूज़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी जो है यूजुअली रिव्यूज़ देते नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो दिए हुए हैं, अभी तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका नेगेटिव रिव्यू हो, हमारे फेसबुक के पेज पे और यूट्यूब के पेज पे। ये आप देख सकते हैं खुद भी, अगर आप देखना चाहें। फेसबुक का पब्लिक पेज है, मैंने आपको पहले बताया था, लर्न जापानीज विद मूसा, वहाँ पर ये सारे पब्लिकली उन्होंने रिव्यूज़ पोस्ट किए हुए हैं। और आई बिलीव कि जो भी इंशाल्लाह अगर आप भी ये कोर्स करते हैं तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही तासुरात होंगे कोर्स करने के बाद। इसके आगे थोड़े से अब जो है वापस जापानीज की तरफ हम रिज्यूम करते हैं। कुछ मैं कहूँगा क्लास एंड करने से पहले कुछ कॉमन जापानीज के फ्रेजेस जो हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा, मैं कहूँगा एक फ्रेश स्टार्ट आपको मिल जाएगा जापानीज का। तो सबसे पहले, अगर आप किसी को ग्रीट करना चाह रहे हैं जापानीज में, तो आप उसे कह सकते हैं खोन। खोन नी चीवा, इसे जरा गौर से सुनिएगा। खोन नी चीवा, खोन नीचिवा। ये आप किसी भी टाइम किसी से मिल रहे हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे। जैसा हमारे यहाँ पे बोला जाता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वैसा ही जापानीज में क्या बोला जाता है, खोन नीचिवा बोला जाता है। जनरल पर्पज ये आपकी ग्रीटिंग होती है। अगर आप किसी को अलविदा कहना चाह रहे हैं, अच्छा अलविदा जो है ना, ये काफ़ी मैं कहूँगा ये ऐसा वर्ड है जो रियल लाइफ में आप जो है यूजुअली सुनेंगे नहीं। इसी तरह ये भी जो वर्ड है ना सायोनारा, ये आप रियल लाइफ में इतना सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको पता हो, एक ज़ख़ीरा अल्फाज है, वो आपके ज़ख़ीरे अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है उसके अंदर ऐड ही हो रहा है। तो ये है सायोनारा। सायोनारा, सायोनारा। किसी को भी आप अलविदा कहना चाह रहे हैं, वहां पर आप सायोनारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है यस और नो। किसी को आप जो है सवाल के जवाब में यस कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या आपको बिल्लियां पसंद हैं, आप कहना चाह रहे हैं यस, आप कह सकते हैं हाई। आप कहना चाह रहे हैं नहीं, कोई आपसे पूछता है कि क्या आपको डॉग्स पसंद है, आप कहना चाह रहे हैं नहीं, तो आप कह सकते हैं ये, हाई ये। अब एक दफा मैं इन सारी वर्ड्स को दोबारा प्रोनाउंस करूंगा। खोनिचिवा, खोनिचिवा, सायोनारा, सायोनारा, हाई ये, हाई ये। एक दफा दोबारा मैंने डिस्कस करेंगे, जो हमारी एक्चुअल जो क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, हमारी मंडे से क्लासेस जो स्टार्ट होंगी, उसके दोबारा इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दफा कोशिश करें, आप भी अपना माइक ऑन करें, इन सारे को प्रोनाउंस करें, कोई भी आपकी करेक्शन होगी इंशाल्लाह मैं खुद आपको करके बता दूंगा। चलें स्टार्ट करें, इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करें, जो ये तीन वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। こんにちは。さよなら。さよ、こんにちは。さようなさら。よなら。はい、はい。さようなら。いいえ。こんにちいいえ。は。こんにちは。Sayonara. Sayonara. But can I say something? यस यस बोलें। हेलो। जो सायोनारा इस्तेमाल होता है ना, अगर आपको काफी दिन तक नहीं नहीं वो नहीं देखना होता है ना, फिर उसको सायोनारा बोलते हैं। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली आपने नेक्स्ट आपने कुछ ही दिन कुछ ही छेड़ बाद या कल ही आपने देखना ना, तो उसको बोलते हैं माता एग्जैक्टली बोलते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही आपका, जैसे इंग्लिश में अगर आप किसी को बोलते हैं ना फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है हम्म, अब काफी टाइम तक आप नहीं मिलने लगे। इसी तरह ये एग्जैक्टली वैसा ही अगर आपका आप जापानीज काफी में है। टाइम तक नहीं मिलोगे तो उसको सायोनारा बोलते हैं, ठीक एग्जैक्टली है। और अगर आप कहना अगर चाह रहे आप हैं कल कि ही हम, आपने मिलना है तो फिर बोलते हैं माता आस्था, माता नहीं बोलते हैं, ठीक है। काफी हमारे बताता पास पता नहीं। डिफरेंट तरीके होते हैं जापानीज में बोलने के। अगर आप कह रहे हैं कि हम जो है दोबारा मिलेंगे, अगर आपने स्पेसिफिकली कहना है कि हम कल मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं माता आस्था। अभी यहाँ पर माता बाकियों को डिस्कस माता नहीं करें, आस्था। क्योंकि हमारे पास बहुत ही अलग अलग ऑप्शंस हैं जापानीज में बोलने के। हम भी बोल सकते हैं जा माता, ये भी बोल सकते हैं माता ने भी बोल सकते हैं, देवा माता, बट सूर्य देवा माता, सर, कैन आई सूर्य से जा माता। समथिंग? यस बोलें। हेलो। अभी आपने बोला ना कोनिचिवा, कोनिचिवा तो स्पेशली सिर्फ आफ्टरनून में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर आप मॉर्निंग में बोलोगे तो फिर ओहायो गोजाइमास इस्तेमाल यस होता यस है यस ना। यस, मैंने आपको ये बताया, ये आपका जनरल पर्पस होता है। लेकिन जो आपके स्पेसिफिक होते हैं ना, वो आपका हो गया ओहायो गोजाइमास हो गया, खोम बावा हो गया, या हाजमे माश्ते हो गया, या ओयासुमी नासाई हो गया। ये सारी हमारा जो लेसन वन है ना, लेसन वन के अंदर इंशाल्लाह कवर हाजी करेंगे। आप में अगर मस्ते तो आई यहीं एम पर ही, फर्स्ट टाइम जिसके साथ मिलते यस हैं ना, यस फिर हाजी में मस्ते यस बोलते हैं। यस, अगर मैंने यहीं पर ही आपको सारे एक्सप्लेन कर दिया ना, अब ऑब्वियसली याद करने में इशू हो जाएगा। अब ऑब्वियसली आपको तो आइडिया होगा, हम्म, क्योंकि हो सकता है आपने पहले ही पढ़े में हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। तो उनको भी जहन में रखते हुए हमने चलना है, बिल्कुल जीरो से ही हमने स्टार्ट करना है, ताकि सारों को किसी एक्चुअली को भी फील ना हो। सो सॉरी टू से मैं जापान में रहती हूँ, तो हम्म मैं जापान से ज्वाइन कर रही हूँ आपको। बट आई हम्म जस्ट वांट टू दैट सॉरी N4 N5, हम्म दैट्स व्हाई मैं आपको ज्वाइन कर हम्म रही हूँ, ठीक है। हम्म देन दैट साउंड्स ग्रेट। और यही मैं आपको पहले ही बता रहा था, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जापान से ही डायरेक्टली कांटेक्ट करें। और आई एम एक्चुअली अमेज्ड कि अभी इस टाइम पे आप ज्वाइन करें, क्योंकि अभी तो जापान में तकरीबन 2:06 हुए होंगे। हाँ तो हाँ जी, हाँ जी।
चले, क्योंकि 4 घंटे वो टाइम उसका आ गया है। चले, दैट्स ग्रेट कि ये जो है आप अपनी डेडिकेशन शो करी हैं। इसके साथ जो है हमारी डेमो क्लास एंड होती है। थोड़ा सा आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। ये हमारी डेमो क्लास थी, जैसे आप ट्रायल क्लास कह सकते हैं। मकसद इसका यही था कि आप फेमिलियर हो जाएं आप सब हमारे वे ऑफ टीचिंग से, जापानीसी बेसिक से और कोर्स आउटलाइन से, एंड देन यू कैन डिसाइड कि क्या आपको सेटिस्फाइंग लगा है जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है, क्या आपने आगे से कंटिन्यू करना है, क्या आपको कोर्स आउटलाइन आपको सेटिस्फाइंग लगती है। तो उसके आगे जो हमारी रेगुलर क्लासेस है ना, थोड़ा सा उनका मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी स्टार्ट हो जाएंगी इस मंडे से, यानी अभी ये 27th है, 27th के आगे 30th, यानी जो 28, 29 फिर 30th, उससे हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उन क्लासेस को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? उनका प्रोसेस ये है कि आपने अपना फुल नेम मेरे साथ आपने शेयर कर देना है। एक दफ़ा हो सकता है पहले भी आपने शेयर किया हो, एक दफ़ा दोबारा आप कोशिश करिए शेयर करने अपना फुल नेम। साथ में आपने जो कोर्स की फीस है, कोर्स की फीस मैंने आपको पहले बताई थी, 16,000 रुपीज़ है, कंप्लीट 4 मंथ्स का कोर्स है। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि अगर बीच में इन एनी केस, अगर आप हो सकता है बीच में अगर किसी की कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो कोर्स को बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो हम आपको फ्री रिवीजन आपको ऑफर करते हैं। अगर आप पहली दफा कोर्स आप पूरा अटेंड नहीं कर पाए, तो अगर एक्सीलेंट। आपको बगैर किसी कोई भी फीस दिए आप आगे जाके फ्री रिवीजन भी उसकी कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। फिर है कि आपने जो स्टेप 2 है, कोर्स की जो फीस है वो सबमिट करके उसका जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो आप मेरे साथ शेयर कर दें। फिर उसके बाद आपके साथ जो कोर्स का जो ग्रुप है, अभी आप डेमो ग्रुप में एडेड हैं, उसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस, रेगुलर का जो ग्रुप है उसके अंदर कंडक्ट होंगी। आपने उसकी लिंक से उसको आपने ज्वाइन कर लेना है, और साथ में कंफर्मेशन के बाद आपके साथ बुक्स, कोर्स मटेरियल्स और जो क्लास की लिंक्स हैं वो सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो ये उसका प्रोसेस है। क्लासेस हमारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्ट हो जाएंगी इस मंडे से। और क्लास की जो टाइमिंग्स है, थोड़ा सा टाइमिंग्स भी आप थोड़ा सा इन्हें सुन लें। हमारी क्लासेस होती हैं मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 9 PM, दोनों में से जो सा टाइम आपके लिए सूटेबल है उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्सीलेंट। इन केस कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है, जैसे अगर आप सुबह भी नहीं अटेंड कर पाते किसी वजह से, रात को भी नहीं अटेंड कर पाते किसी वजह से, तो फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग किसी भी टाइम देख सकते हैं। बीच में आपको हम टाइम देते हैं, जो क्लासेस है ना उनके बीच में, हमारी जो रेगुलर क्लासेस है ना वो होती हैं मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को। तो बीच में आपके पास जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना, उनके अंदर आपको होमवर्क एक्टिविटीज भी आपको दी जाती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें खुद से। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है, टेस्ट की आपको जो है प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम दिया जाता है, और साथ में अगर आपकी कोई क्लास मिस भी होती है तो रिकॉर्डिंग आप उसकी किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो ये जो है थोड़ी सी कोर्स की बातें मैंने कर ली हैं। अब इससे जो है डेमो क्लास को मैं एंड करता हूँ। बाकी जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं मैंने आपको बता दिया है, वो इस मंडे से, जो हमारा मार्च 30th है, उससे स्टार्ट हो जाएंगी। इसको ज्वाइन करने के लिए ना, एक आपके साथ, आप सारों के साथ एक कंफर्मेशन का जो मैसेज है वो मैं शेयर कर दूंगा। कंप्लीट उसके अंदर लिखा होगा क्या क्या प्रोसेस है। आपने अपना फुल नेम मुझे बताना है, साथ में आपने अपना प्रेफर्ड जो क्लास टाइम है वो मुझे बता देना है। सुबह 10 बजे आपने लेनी है या शाम 9 बजे लेनी है। और उसके बाद जो है जो पेमेंट की डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर हो जाएंगी। जिन्होंने ज्वाइन करना है वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन करना वो उस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो सर बाकी तो जो क्या है कोई सूरी भी कल? क्वेश्चन हो आपका, कोई क्वेश्चन हो आपका किसी का भी, तो यू कैन लेट मी नो, फिर उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा।